दोस्तों क्या आपको पता है कि बाय दिसंबर 2009 के एंड तक अगर मैं BSE 500 कंपनीज की बात करूं, एक इंडेक्स है जहां पे इंडिया की टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है, BSE 500 इंडेक्स, उसमें से 40% कंपनीज बाहर हो गई थी क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को इरोड किया था, यानी कि वेल्थ को खराब किया था। और उसके पीछे मेनली दो रीजंस निकल के आए थे। सबसे पहला, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं था, और दूसरा था उन्होंने अपनी कैपिटल का एलोकेशन सही तरीके से नहीं किया था। तो अब एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को बचा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ लेमैन इन्वेस्टर, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसी कंपनीज को जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट को खतरा है, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है। और वहां पे हम आज यूज करेंगे, हेल्प लेंगे डायमंड्स इन द डस्ट, जो कि एक बुक लिखी है एक फेमस इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी ने, जहां पे वो आपको फोरेंसिक अकाउंटिंग के थ्रू समझाएंगे कि आप कैसे एक बुरे मैनेजमेंट को, और कैसे जहां पे फाइनेंशियल कुछ भी आपको रिस्क दिख रहा है वैसी कंपनीज को अर्ली टाइम्स के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों डिटेल में जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करती हैं कि एक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपनी अपने फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है और सारे नंबर्स देती है आपको, जो कि सेबी के द्वारा बताए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ इन्वेस्टर आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि वो पूरी स्टेटमेंट्स के अंदर कहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, सेकंड बैलेंस शीट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि कंपनी ने एक पीरियड के अंदर कितना अर्निंग किया। बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, यानी कि कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज है कंपनीज के ऊपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि कंपनी के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, यानी कि कंपनी के अंदर पैसा कितना आया और कितना पैसा बाहर गया। अगर बात की जाए इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको 3 लेवल चेक्स दिए गए हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। लेकिन लेवल 3 चेक्स को आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में पढ़ना शायद आम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा ईजी नहीं होता है। तो जिसके चलते आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 चेक्स, जो कि क्वांटिटेटिव है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके उन रेड फ्लैग्स को। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 चेक्स की। तो लेवल 1 चेक्स के अंदर आता है मार्शलस क्लीन अकाउंटिंग मॉडल। मार्शलस क्लीन अकाउंटिंग मॉडल जो कि मार्शलस ने बनाया था, तो उन्होंने वहां पे 12 रेशोज का यूज किया था, और वो 12 रेशोज की हेल्प से आपको बताते थे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कि क्या वहां पे कोई रेड फ्लैग है, क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। डायमंड्स इन द डस्ट बुक के अंदर सौरभ मुखर्जी ने इन 12 रेशोज में से कुछ रेशोज का यूज करके आपको समझाने का ट्राई किया है कि वो पूरी प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आप रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए पहले डिटेल में जाने से पहले वो रेशोज के बारे में जान लेते हैं, उन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हम पूरी वीडियो के अंदर यूज करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले नंबर पे आता है एबिटा। एबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर होता है जो कि आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से काफी सारे वेरिएबल नहीं निकाले जाते, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी का एक ट्रू पिक्चर मिलता है। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये टर्म आपको बताती है कि कंपनी ने अपने कोर ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट किया, यानी कि अगर मेरी एक दुकान है जहां से मैं पेन बेचता हूं, तो मुझको कितनी कैश मिली या मैंने कितनी कैश दी वो पेन बेचने के लिए, कोर बिजनेस ऑपरेशन से। थर्ड नंबर पे आता है डेप्रिसिएशन रेट्स। डेप्रिसिएशन रेट्स हमेशा अकाउंटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं अपने एक एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए गाड़ी लिया, जिस गाड़ी का आज वैल्यू 10 लाख रुपए था, वो उस एसेट का वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ रेट से कम होगा, जो वो रेट होती है उसको डेप्रिसिएशन रेट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कंपनी अपना पूरा खर्चा निकालने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद, इनकम में से जो पैसा बचता है, जो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए रखती है या इन्वेस्ट करती है, उसको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखा जाता है। यील्ड ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये आपको बताता है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट में कितना कैश बता रहा है और कितना उसने इनकम जनरेट किया था, जो कि P&L के अंदर भी आपको दिख रहा है।
नेक्स्ट है कंटिजेंट लाइबिलिटीज, यानी कि एक ऐसी लाइबिलिटीज जो कि फ्यूचर के अंदर कंपनी के ऊपर आ सकती है, जिसके लिए कंपनी आज ही अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसको रख लेती है। मान लीजिए कि मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूं, उसके ऊपर मैं वारंटी देता हूं लोगों को, तो कल को लोग अगर वारंटी को क्लेम करते हैं तो मेरा खर्चा बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें आती हैं कंटिजेंट लाइबिलिटीज के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी नॉर्मली यूज किया जाता है, अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखते तो। अब मान लीजिए कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म एसेट बाय किया है, उसके लिए कंपनी ने आज पैसा दे दिया, लेकिन वो एसेट अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है, तो वो आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दिखेगा। ये बहुत बार कैपिटल डाइवर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट एम्फेसिस देके बोल रहा हूं आपको कि इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी तक आपने सभी रेशियोज के बारे में समझ लिया, मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया। अब मैं बात करता हूं कि वो कौन से चेक्स हैं जिनका यूज करके आप रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं लेवल 1 चेक्स की बात करता हूं तो मार्शलस ने यहां पे एक 12 रेशियोज को यूज करके एक मॉडल बनाया है, जो कि उनका प्रोप्राइटरी मॉडल है, जिसका यूज करके वो आइडेंटिफाई करते हैं रेड फ्लैग्स के बारे में। अब उन 12 रेशियोज में से कुछ रेशियोज पिक करके हमने ट्राई करेंगे आपको समझाने का कि आप कैसे यहां पे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले चेक की। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है कैश कन्वर्जन रेशो। कैश कन्वर्जन रेशो आपको बताता है कि अगर कंपनी कोई प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है अपने बिजनेस के अंदर, तो कितना इजीली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को वो कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। अब इसका एक फाइनेंशियल फॉर्मूला भी होता है, जिसका यूज करके आप देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव वे में वो नंबर सही है या नहीं सही। तो जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, कैश कन्वर्जन रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय एबिटा, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी डिटेल में बात किया था। जितना कंपनी का सीसीआर यानी कि कैश कन्वर्जन रेशो ज्यादा होगा, उतना कंपनी अच्छी रहेगी। तो नॉर्मली ये 1 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 1 से ऊपर है तो कंपनी काफी एफिशिएंट है अपने कैश ऑपरेशंस के अंदर। तो दोस्तों हायर कैश कन्वर्जन रेशो हमेशा अच्छा होता है और कम बुरा होता है। कम बुरा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा, तो कंपनी प्रॉफिट कुछ गलत तरीकों की वजह से भी दिखा सकती है, जहां पे आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई आप कैश के थ्रू कर सकते हैं, बाद में वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दिखेगा। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट चेक होता है डेप्रिशिएटिंग रेट्स का। जैसे कि मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि मैंने 10 लाख का कार खरीदा और पहले साल में मेरे कार का वैल्यू 10% यानी कि 1 लाख से कम हुआ, तो मेरा प्रॉफिट भी 1 लाख से कम हो जाएगा। अब अगले साल मुझे अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना है, जिसके चक्कर में मैं अपने डेप्रिशिएटिंग रेट को कम कर लेता हूं, अपने डेप्रिशिएटिंग रेट को सिर्फ 5% कर लेता हूं। तो अगर मैं अपने डेप्रिशिएटिंग रेट्स को बार बार चेंज करता रहूंगा, जो कि आप कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से जाके देख सकते हैं कि अगर कंपनीज अपनी डेप्रिशिएटिंग रेट्स को बार बार चेंज करती है, काफी बार कम करती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा दिखाने के लिए, तो आप इसको एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है कंपनी की क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चेंज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपको मैंने बताया था कि सब लाइबिलिटीज निकालने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है, वो कंपनी अपने पैसे को बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखती है। अब बार बार रिजर्व्स एंड सरप्लस का चेंज होना एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कंपनी ने इस बार प्रॉफिटेबिलिटी में लॉस किया, जिसकी वजह से लॉस को कवर करने के लिए कंपनी अपना पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में से लेके आती है, ताकि अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखा सके। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नॉर्मली यूज कंपनी अपने फ्यूचर के लिए करती है, लेकिन बार बार इसका पैसा डाइवर्ट होना आपको एक रेड फ्लैग बता सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों अभी तक हमने बात किया था इनकम स्टेटमेंट के चेक्स के बारे में, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के चेक्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है यील्ड ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये यील्ड का नंबर हमेशा 1 to 2% होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो ये कंसर्निंग है, क्योंकि बार बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आपको दिखा रही है बैलेंस शीट के अंदर कि हमारे पास इनफ कैश है, लेकिन एक्चुअल में वो कैश एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सत्यम का। सत्यम ने भी अपने फंड्स को ऐसे ही डाइवर्ट किया था और वहां पे बैलेंस शीट में आपको दिखता था कि उनके पास काफी अच्छा कैश है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कैश नहीं था। सेकंड बैलेंस शीट चेक है कंटिजेंट लायबिलिटीज एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। तो अगर कंपनी का कंटिजेंट लायबिलिटीज, जो कि कंपनी का आगे जाके लायबिलिटीज आ सकता है, कंपनी की नेटवर्थ से भी ज्यादा है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, यहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों कैश थेफ्ट रेशियोज के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक यानी कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कंपनी ने ऐसे एसेट्स के लिए जो पैसा दिया है वो एसेट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए।
इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि ऑडिटर्स इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और यहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज के को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से इसको चेक कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पे इनकी रेशियो बहुत ज्यादा है तो नॉर्मली आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट नंबर है फ्री कैश फ्लो मार्जिन। अगर ये नंबर कम है उस इंडस्ट्री के पीयर्स के कंपैरिजन में तो यहां पे कोई ना कोई रेड फ्लैग हो सकता है। दोस्तों कैश थेफ्ट रेशियोज के बाद अब बात करते हैं ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी चेक्स। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? तो जब भी फाइनेंशियल रेशियोज कोई कंपनी आपके सामने लेके आती है तो उसको वेरीफाई उसका ऑडिटर करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जिस ऑडिटर ने उसको वेरीफाई किया है उसने कितने सही तरीके से उसको चेक भी किया होगा? तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटेटिव चेक्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि जो ऑडिटर ने इसको वेरीफाई किया है उसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसी थी, कितने अच्छे तरीके से उसने उसको चेक किया होगा। पहले नंबर पे आता है ग्रोथ इन ऑडिटर्स रिन्यूमरेशन। ये आपको बताता है कि अगर ऑडिटर्स का पैसा जो कि सैलरी उनको दी जाती है वो बार बार बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग हो सकता है। और एज अ इन्वेस्टर आपको इसको देख लेना चाहिए कि कंपनी अपने ऑडिटर्स को कैसे पैसा पे कर रही है और वहां पे पिछले कुछ सालों के अंदर कितना ज्यादा ग्रोथ है। अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हाई है, बहुत ज्यादा है, जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंपनीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक जिन भी चेक्स के बारे में हमने बात किया, जिनके बारे में मैंने आपको समझाया, तो मैं आपको एक बार वापस से दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट चेक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बैलेंस शीट चेक्स के बारे में देखा, कैश थेफ्ट चेक्स के बारे में देखा और ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी के बारे में देखा। तो ये सभी वो रेशियोज हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में देखा और यहाँ पे वो रिमार्क्स हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। आप इसको पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो दोस्तों अभी तक जो हमने लेवल 1 के चेक्स के बारे में बात किया, आपको डिटेल में समझाया कि कैसे कैसे आप रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेवल 2 चेक्स के बारे में, जो कि आपको और डिटेल में समझाएंगे कि आप कैसे बहुत जल्दी रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बुरी कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मार्शलर्स के मुताबिक जब भी किसी कंपनी को वो सबसे पहले पिक करते हैं तो सबसे पहले उसके लेवल 1 चेक्स को देख लेते हैं। अब उसमें से फिल्टर होकर जो कंपनीज आती हैं उनके ऊपर वो फोरेंसिक अकाउंटिंग यानी कि लेवल 2 चेक्स को देखते हैं। लेवल 2 चेक्स के अंदर फोरेंसिक अकाउंटिंग से वो चेक करते हैं कि कौन सी कंपनीज ने फर्जी अकाउंटिंग मॉडल यूज करके अपनी बैलेंस शीट से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया है। इसके अलावा वो यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड यूज करके कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी चेक करते हैं। तो दोस्तों फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्वालिटेटिव मेथड से चेक करना पड़ता है कि कंपनी की कौन कौन सी प्रोसेसेस थी, कंपनी के मैनेजमेंट ने कौन कौन से की डिसीजंस लिए, कंपनी के मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, ताकि आपको हेल्प करे कि कंपनी का गवर्नेंस कैसा है। चलिए अब डिटेल में जाने से पहले फिर से हम समझते हैं कुछ फाइनेंशियल टर्म्स को जिनका हम यूज करेंगे आपको समझाने में कि आप रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ROE, जो आपको बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी की गई थी उसके ऊपर कंपनी कितनी रिटर्न बनाती है। जितना ज्यादा ROE होता है उतना ही कंपनी के लिए बेटर होता है। सेकंड है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन कंपनी का रेवेन्यू कितना है। अब मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए की चीज बेची, उसमें से प्रॉफिट मेरा सिर्फ 1 रुपए का है और एक कंपनी सेम बिजनेस के अंदर 100 रुपए की चीज बेच के 10 रुपए कमा रही है, तो हमेशा नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि कंपनी 2 बेटर है एज कंपेयर टू कंपनी 1। थर्ड नंबर पे आता है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि अगर कंपनी के पास टोटल एसेट कितने हैं और उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितने की सेल्स करती है। तो नॉर्मली एसेट टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेवरेज की, यानी कि कंपनी ने कितना बोरिंग लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी बोरिंग लेके एसेट्स को खरीदती रहती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोरिंग लेके एसेट्स खरीद के अपने बिजनेस को रन करते हैं तो आपका बहुत सारा इनकम तो उसका इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है। चलिए अब समझते हैं डुपॉन्ट एनालिसिस के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि डुपॉन्ट एनालिसिस के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसके बारे में हमने अभी बात किया था। दूसरे नंबर पे टोटल टर्नओवर रेशियो। थर्ड नंबर पे आता है फाइनेंशियल लेवरेज, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में समझा था। अगर हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, ये होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। चलिए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वो कौन कौन से एडवांस्ड अकाउंटिंग चेक्स हैं और कौन कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक्स हैं जो आपको देख लेने चाहिए रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है मार्शलर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स।
तो यहाँ पे अगर हम एडवांस्ड अकाउंटिंग चेक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको P&L देख लेनी चाहिए कंपनी की कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी में और जो बाकी इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप कर सकें तो आपको डुपॉन्ट एनालिसिस कर लेना चाहिए कंपनी का और बाकी पीयर्स का। आपको R&D में कितना कैपिटलाइज किया जा रहा है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज किया जा रहा है उसका डिफरेंस देख लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि क्या कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर कोई कमेंट किया गया है, कंपनी के ऑडिटर्स में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं किया गया और कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कंपनी के अकाउंटिंग के चेक्स कैसे हैं। अब यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के गवर्नेंस चेक्स कैसे हैं, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का गवर्नेंस कैसा है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी का गवर्नेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे कंपनी गवर्नेंस चेक्स में आता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अपनी किसी सिस्टर कंपनी को बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रही है कुछ सर्विसेज लेके। इसके अलावा क्या कंपनी के प्रमोटर्स के कुछ और बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं है और कंपनी का कुछ मर्जर एंड एक्विजिशन तो नहीं हुआ ऐसी कंपनीज के साथ जहां पे प्रमोटर्स का बहुत ज़्यादा स्टेक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कौन कौन से लिटिगेशंस हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से केसेस अभी करंटली चल रहे हैं। और बहुत सी कंपनीज उनके प्रमोटर की फैमिली के द्वारा भी चलाए जाते हैं, तो वहां पे आपको देख लेना चाहिए कि कंपनी का फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद मैं बात करता हूं प्लेज ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डिंग। तो बहुत बार प्रमोटर क्या करते हैं कि अपनी शेयर होल्डिंग्स को प्लेज कर लेते हैं पैसा लेने के लिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी के प्रमोटर्स का प्लेज होल्डिंग लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो आपके लिए एक रिस्की हो सकता है, जिसको आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं तो प्रमोटर्स को कितना पैसा दिया जा रहा है, प्रमोटर्स कितना इनसाइडर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं स्टॉक्स का, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि आपको बता सकता है कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। तो दोस्तों ये थे लेवल 2 चेक्स जो कि मार्सलेस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने बताया है कि जिनका यूज करके आप कंपनीज में रेड फ्लैग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो क्योंकि ये आपको हेल्प कर सकता है। आप एक बहुत अच्छी कंपनी चूज कर लेते हैं जहां पे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन सबसे बुरा होता है जब आप एक बुरी कंपनी चूज करते हैं और हम इमोशनल होकर जब वो कंपनी और नीचे आती है तो और इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा पैसा खराब होता है। तो आपको यहाँ पे इमोशनल नहीं होना, आपको लॉजिकल होके इन सब चेक्स का यूज करके एक अच्छी कंपनी को चूज करना है और बुरी कंपनी से दूर रहना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कुछ चेक्स के बारे में जो आपको गलत कंपनी अवॉइड करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन से चेक्स के बारे में समझे हैं। इसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करेंगे ताकि हम आपको और डिटेल में समझा सकें। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.